तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सामने आने वाला कई स्टेट लेवल का एग्जाम भी होगा, कई वैकेंसीज भी आने वाली हैं और बीपीएससी का एग्जाम भी होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपका लेवल अच्छा हो सके, इसके लिए आप हमेशा टेस्ट के लिए या हमेशा सॉल्यूशन के लिए तैयार रहिए, ताकि ज्यादा अच्छा से अच्छा मजबूती से आप अपने एग्जाम को दे पाएं। हम इस टेस्ट सीरीज में आपको लेके आए हैं कि टोटल का टोटल हम इसमें आपको देने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन, और टॉप 20 क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन जो होगा वह सभी वन शॉट क्वेश्चन होगा, यानी लीनियर क्वेश्चन होगा। इसका किसी भी प्रकार का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को देने का मेरा उद्देश्य है कि विदाउट ऑप्शन हम आपको सॉल्यूशन करें और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन से संभावित हर तरह के क्वेश्चन को पूरा कर सके। हर तरह के क्वेश्चन जो संभावना बन सकता है कि इससे बन सकता है क्वेश्चन, उस हर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे इस वन शॉट क्वेश्चन में, वन लीनियर क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाते हैं और एग्जाम क्रैकर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। हमारा टारगेट इस सीरीज के तहत 5000 क्वेश्चनों का है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करके रेगुलर में इस वीडियो को देखिए, ताकि ज्यादा अच्छा से अच्छा आउटपुट आपके लिए बन सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वह वेग कैसी राशि होती है। वेग के बारे में पूछा है कि वेग कैसी राशि होती है। तो वेग जो होता है वह एक सदिश राशि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब राशि की चर्चा कर दिया है तो राशि जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक अदिश राशि होता है। फिजिक्स में क्वांटिटीज जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक अदिश राशि होता है और एक सदिश राशि होता है। क्लियर? अदिश राशि को स्केलर कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है अंग्रेजी में देखेंगे तो। क्लियर? अब स्केलर क्वांटिटी उसे कहा जाता है जिसमें अदिश का मतलब कोई दिशा ना हो, बिना दिशा का केवल परिमाण हो, लेकिन दिशा इसमें मौजूद नहीं होता हो। इसके अंतर्गत आ जाता है द्रव्यमान, तापमान, आयतन, इसके अलावा आ जाता है कार्य, शक्ति। सभी को ध्यान रखेंगे, कार्य, शक्ति कहेंगे कि द्रव्यमान, तापमान, आयतन। कार्य करेंगे तो शरीर में शक्ति लगेगा, और जैसे ही शक्ति लगेगा तो शरीर की ऊर्जा खपत हो जाती है। इसके अलावा चाल, दूरी, समय। चाल बराबर कहते हैं दूरी बट्टा समय को रखा जाता है। इसके अलावा दाब, घनत्व, आवृत्ति, कोण। इसके अलावा विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, ये सभी को अदिश राशि के अंतर्गत समझा जाता है। जबकि सदिश राशि से स्पष्ट है नाम से ही कि इसमें दिशा भी है, प्लस परिमाण भी होता है। दिशा के साथ परिमाण भी मौजूद होता है, यानी डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड मौजूद होता है, उसे ही कहा जाता है सदिश राशि। इसके भी कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा वेग, समवेग, आवेग, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, त्वरण, विस्थापन तथा मंदन को शामिल किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा और भी अगर लिखना चाहते हैं तो विद्युत क्षेत्र आ जाता है, विद्युत तीव्रता आ जाता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, ये सभी आ जाता है सदिश राशि के अंतर्गत। तो वेग हमारा जो है वह एक
सदिश राशि होता है। और वेग कहते किसको है? तो इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में परिभाषा के तौर पर लिखते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी होता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग कहते हैं वेग, या प्रति इकाई समय में विस्थापन की दर को कहा जाता है वेग। इसका एसआई मात्रक की अगर बात करेंगे, वेग का एसआई मात्रक की अगर बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसका हम डायमेंशन की बात करेंगे तो m0 l t-1 होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन जो हुआ था वह कब किया गया था? संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन जो हुआ था वह कब किया गया था? तो सबसे पहले देखेंगे संविधान का प्रारूप की चर्चा किया है। तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? यहां लिख लेंगे तैयार किसने किया था। तो तैयार बी.एन. राव, बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। और इस संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति बनाया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब इसमें हुआ क्या कि इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया, इसमें कुल 7 सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया बी.आर. अंबेडकर को, बी.आर. अंबेडकर को बनाया गया। क्लियर है? अब देखेंगे बी.एन. यहां याद रखने के लिए प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप का मसौदा किसने तैयार किया? बी.एन. राव। जबकि इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? बी.आर. अंबेडकर। बी से, दोनों नाम बी से, भीमराव अंबेडकर और बी.एन. राव को बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसी पर संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए ऐसा किया गया था। क्लियर है? अब देखेंगे इनके अन्य सदस्यों में याद रखने का जरूरत नहीं है, कभी कभी पूछ भी देता है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णमाचारी, एन माधवराव, ये सभी इसके प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब देखेंगे कि इस पर विचार विमर्श जब किया गया, तो विचार विमर्श जब पूरा हो गया ना, प्रारूप समिति के विचार विमर्श जब पूरा हो गया, तो अपनी रिपोर्ट, प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट को, कौन समिति? प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसके पश्चात, इस रिपोर्ट के पश्चात ही पहला वाचन संविधान सभा का, यह संविधान के प्रारूप पर पहला वाचन जो प्रारंभ हुआ वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक पहला वाचन प्रारंभ हुआ। क्लियर? अब इसका दूसरा वाचन जो शुरू हुआ वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ। जबकि इसका तीसरा वाचन जो हुआ वो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक तीसरा और अंतिम वाचन हुआ 1949 ईस्वी तक। कब? 1949 ईस्वी तक दूसरा वाचन हुआ। क्लियर?
1949 ईस्वी तक अंतिम वाचन हुआ। पहला वाचन कब? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा और अंतिम वाचन जो हुआ वो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक यह प्रारूप समिति पर वाचन हुआ। क्लियर? तो आपसे यही सवाल पूछा था कि अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम वाचन हुआ और इसके बाद संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। लेकिन जिस समय यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, संविधान के सभी अनुच्छेदों को नहीं लागू किया गया था। क्लियर? केवल अपना लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अगला क्वेश्चन जो है वह है कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अब तत्वों के सक्रियता के आधार पर अगर कहेंगे, तत्वों को सक्रियता के घटते क्रम को याद रखेंगे तो हम लोग याद रखते हैं कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्लियर? आलू जरा फीका पकाता है। तो काशीनाथ का माली कहता है कि कौन है जी आगे आओ, आगे आओ। इसमें सारा सक्रियता क्रम में सारा आपका तत्व आ जाएगा। जैसे काशी से याद रखेंगे के यानी पोटेशियम, नाथ से याद रखेंगे Na, काक से याद रखेंगे Ca कैल्शियम को। क्लियर? माली से मैग्नीशियम को, आलू से Al को याद रखेंगे, जरा से याद रखेंगे Zn और फीका से याद रखेंगे Fe यानी फेरस, पकाता है से याद रखेंगे Pb यानी शीशा और है से याद रखेंगे हाइड्रोजन। इसके अलावा कौन से याद रखेंगे Cu, है से याद रखेंगे Hg और आगे से Ag याद रखेंगे और आओ से Au याद रखेंगे। यह सक्रियता के घटते क्रम है। सबसे ज्यादा सक्रिय ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस रूप में है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जिसको K से सूचित किया जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे। आगे है, आगे आपका सवाल है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। बुद्ध ने 5 सन्यासी के साथ संघ की स्थापना कब की थी, क्यों की थी। देखेंगे संघ में, संघ पहले होता क्या है, ये संघ शब्द जो है वह संघ शब्द होता क्या है। तो संघ शब्द याद रखने के लिए कहेंगे कि संघ जो है वह बौद्ध संघ एक प्रकार का सभी बौद्ध भिक्षुओं का एक ग्रुप हुआ करता था, एक ग्रुप हुआ करता था। और इस संघ में प्रविष्ट होना यानी शामिल होना, इस संघ में शामिल होना कहलाता था उपसंपदा, उपसंपदा कहलाता था। फिर अगला पॉइंट में देखेंगे तो इसी संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु, प्रवेश आयु न्यूनतम याद रखेंगे, न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी। इसके अलावा संघ का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्लियर? अब बौद्ध संघ जो है ना, बौद्ध संघ त्रिरत्न का एक अंग है। यह संघ जो है वह त्रिरत्न का एक अंग है, बौद्ध धम्म और संघ। तो संघ जो है वह त्रिरत्न का एक अंग है। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जो थे वह महाकश्यप थे, महाकश्यप को बनाया गया था। क्लियर? अब देखेंगे किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, तो
स्थान की चर्चा किया है तो इसकी स्थापना सारनाथ में हुई थी। सारनाथ में इसकी स्थापना हुई थी और भिक्षुनी संघ, और ये तो भिक्षु शामिल हुए थे इसमें, 60 भिक्षु शामिल हुए थे सारनाथ में, तो इसे संघ नाम दिया गया। लेकिन भिक्षुनी संघ अगर आपसे पूछे कि भिक्षुनी संघ की स्थापना कहां हुई थी, तो आप याद रखेंगे वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में हुई थी। क्लियर? कब हुई थी? तो वैशाली संघ में तब हुई थी जब गौतमी ने प्रवर्ज्या ग्रहण की थी। कब? जब गौतमी ने, प्रजापति गौतमी जो इनकी सौतेली मां थी, प्रवर्ज्या को ग्रहण कर चुकी थी, यानी बौद्ध धर्म में शामिल हो चुकी थी, तो भिक्षुनी संघ उसी से बन गया था, वैशाली में बना था। बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर ले लेते हैं तो बुद्ध जो थे इनका पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम जो था सिद्धार्थ था। पूर्व नाम सिद्धार्थ था। इसके अलावा याद रखेंगे इनका गोत्र क्या था? गोत्र जिनको कहा जाता है, गोत्र जो था वो गौतम था। इनका गोत्र गौतम था। क्लियर? इनका गोत्र गौतम था। जन्म इनका 563 ईस्वी में, 563 बीसी में हुआ, बीसी में। इसके अलावा याद रखेंगे इनका कुल क्या था? कुल जो था वो शाक्य क्षत्रिय थे। शाक्य क्षत्रिय थे इनका कुल। इसके अलावा स्थान जहां जन्म हुआ था, स्थान जहां जन्म हुआ, जन्म स्थान कहां इनका रहा था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। लालन पालन प्रजापति गौतमी ने की थी जो इनकी सौतेली मां थी, और या मौसी भी इनको कहा जाता है। इनकी माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था, तथा बचपन में ही काल, देवल और कौंडिन्य नामक भविष्य वक्ता ने इनके भविष्यवाणी के बारे में कह दिया था कि यह अगर गृहस्थ बना तो विश्व का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, और अगर यह सन्यासी बना तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह सन्यासी ही बनेगा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्लियर? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो आपका आंसर आ गया कि बौद्ध के 5 सन्यासियों के साथ, 5 सन्यासी कौन थे? तो कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक थे, जिनके साथ संघ की स्थापना इन्होंने, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में की थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ये सभी किन चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो देखेंगे यह कृतियां जो सभी लिखा गया है वो नंदलाल, कृति मतलब चित्रकारी, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। इनका जन्म कहां हुआ? जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर में हुआ था। उस समय यह मुंगेर जो था वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में यह मुंगेर बिहार में स्थित है। और उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत बहार के अलावा यमराज नचिकेता, याद रखेंगे यमराज नचिकेता, यम और सावित्री, इसके अलावा दांडी मार्च, इसके अलावा संथाली कन्या, सती का देह त्याग,
सती का देह त्याग, यह सभी चित्रकारी को नंदलाल बोस के द्वारा ही तैयार किया गया था। क्लियर? नंदलाल बोस के द्वारा ही तैयार किया गया था। पुस्तक में भी इनका आ जाता है। नंदलाल बोस का कई पुस्तक लिखा गया है, जैसे रूपावली, रूपावली, रूपावली। इसके अलावा शिल्प कला, शिल्प कला। इसके अलावा शिल्प चर्चा, शिल्प चर्चा। ये सभी पुस्तक जो है वो नंदलाल बोस के द्वारा ही लिखा गया है। तो आपका आंसर निकल गया होगा नंदलाल बोस। आगे है, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा किया गया था? सौर मंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस, कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। सौर मंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सन 1543 ईस्वी में किया गया था। अब देखेंगे कि सूर्य, सौर मंडल कहते किसको हैं? सौर मंडल किसको कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। क्लियर? आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। अब इस सौर मंडल में क्वेश्चन पूछता है ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत पूछता है कि स्रोत क्या है, तो कहेंगे ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। सौर मंडल के ऊर्जा का स्रोत जो है वह सूर्य होता है। यह कोपरनिकस ने ही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था। कौन थ्योरी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है। इसके तहत बताया सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है तथा पृथ्वी सहित, इसी में इन्होंने बताया सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो कोपरनिकस के द्वारा कौन सा थ्योरी दिया गया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के तहत यह बताया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन था? उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन था इसमें से? तो प्रक्षेपण वाहन उपग्रह पहला कौन था देख लेते हैं। SLV-3, SLV-3 था, SLV-3 था। अब देखेंगे, हालांकि यह SLV-3 को लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 1980 ईस्वी को। लॉन्चिंग जो किया गया, प्रक्षेपण जो इसका किया गया, प्रक्षेपण जो किया वह 18 जुलाई 1980 ईस्वी को इसका किया गया था। और इसके द्वारा पहला उपग्रह जो भेजा गया वह रोहिणी को भेजा गया था। रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है के परीक्षण रेंज से इस रोहिणी को SLV-3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? SLV परियोजना जो है, हालांकि 1970 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत हुई थी इसरो के द्वारा। 1979 ईस्वी में उड़ान भी भरी, लेकिन यह विफल हो गया था। बाद में 1980 ईस्वी में सफल उड़ान भरा और रोहिणी नामक उपग्रह को अपने साथ श्रीहरिकोटा से यह ब्रह्मांड में ले गया था। अब यहाँ पर उपग्रह की बात हुआ है, तो पहला उपग्रह जो भारत का है वह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट पहला उपग्रह भारत का आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो
यहां पर थोड़ा सा सुधार करेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना की अगर भारतीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो 11 मई 2000 को स्थापना की अगर बात करेंगे तो 11 मई 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? 11 मई 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। क्लियर? लेकिन इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं वही इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। क्लियर? इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन में देख लेते हैं, वज्रयान शाखा। नौवां क्वेश्चन है, वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व संगिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो वज्रयान शाखा के देवी को तारा के नाम से जाना जाता है। तारा के नाम से जाना जाता है। तारा जो वज्रयान शाखा के एक देवी के रूप में इनको जाना जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म का जो है ना, वो तांत्रिक युगों का प्रारंभ जब हो गया था गुप्त काल में, तो वज्रयान शाखा का प्रारंभ हुआ था। क्लियर? बौद्ध धर्म में बढ़ते तांत्रिक प्रभाव के चलते, तांत्रिक प्रभाव वाला शाखा था, तांत्रिक प्रभाव वाला ये शाखा था वज्रयान शाखा। इसी शाखा में मांस मंदिरा जो था, मांस मंदिरा को खाना, मांस मदिरा खाना अनिवार्य कर दिया गया था। अनिवार्य कर दिया गया था, मांस मदिरा खाना इसमें अनिवार्य हो गया था। सबसे ज्यादा विकास जो वज्रयान शाखा का हुआ वो 8वीं सदी में विकास हुआ था। सबसे ज्यादा विकास 8वीं शताब्दी में हुआ और बौद्ध धर्म का पतन का कारण भी यही वज्रयान बौद्ध शाखा था। बौद्ध धर्म का पतन का कारण भी यही वज्रयान शाखा को रखा गया था। क्लियर? तो तारा देवी इसके बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? अब देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सवाल आपसे पूछता है, बनी ठनी किसके बारे में सही अवलोकन करता है? तो देखेंगे बनी ठनी के बारे में। तो बनी ठनी जो है, सबसे पहले देख लेंगे किशनगढ़ शैली। शैली में कौन सा? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अब देखेंगे यह किशनगढ़ शैली कहां प्रचलित है? राजस्थान में, राजस्थान में। अब यह बनी ठनी जो है ना, वो बनी ठनी के रचनाकार जो है वह निहाल चंद है। रचनाकार में रखेंगे, रचनाकार में याद रखेंगे निहाल चंद। निहाल चंद रचनाकार, बनी ठनी के रचनाकार निहाल चंद है। और इस बनी ठनी को राजस्थान का मोनालिसा कहा जाता है। राजस्थान, बनी ठनी चित्रकारी को राजस्थान का मोनालिसा चित्रकारी, राजस्थान का मोनालिसा
मोनालिसा चित्रकारी, मोनालिसा चित्रकारी कहा जाता है। क्लियर। अब देखेंगे कि यह जो चित्रण है वो किशनगढ़ शैली रियासत के राजा जो थे ना सावंत सिंह, रियासत के राजा जो थे, किशनगढ़ शैली के रियासत के जो राजा थे सावंत सिंह, यह सामंत सिंह की दासी और प्रेमिका के रूप में जानी जाती है। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी धजी, सजी धजी। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी और धजी हुई। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पदार्थ जो कोशिकाओं में पाया जाता है 80%, वह है जल। वह क्या है? जल पाया जाता है। और 80 ही नहीं, अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कोशिका, ध्यान से देखेंगे तो कोशिका के बारे में अगर देखेंगे तो 70 से 90% जल जो होता है, जल जो होता है सत्तर से 90% जल होता है। इसके अलावा अगर दे दीजिए देखेंगे प्रोटीन कितना होता है, तो दूसरे स्थान पर प्रोटीन ही रहता है। प्रोटीन कितना होता है? तो 10 से 15% प्रोटीन होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की मात्रा 5 से 7% होती है। इसके अलावा भी बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 3% होती है सेल में। इसके अलावा अगर चर्चा कर लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड, लिपिड 2% के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग आयन की चर्चा कर लेते हैं, आयन की चर्चा कर लेते हैं तो यह लगभग 1% तक पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3% और लिपिड 2% तथा आयन 1% के रूप में पाया जाता है। कोशिका के बाद की चर्चा कर लेते हैं तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किसने किया था? हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने किया था। मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। और कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वह साइटोलॉजी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर। यहीं पर लिख देते हैं, साइटोलॉजी के तहत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? जब अंतिम रूप से संविधान का अंतिम वाचन हुआ, तो अंतिम वाचन का अंत हुआ 26 नवंबर, अंतिम वाचन का अंत 26 नवंबर 1900 अंतिम वाचन जो हुआ 1949 ईस्वी में अंतिम वाचन हुआ संविधान का। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ। उसी दिन संविधान को पारित कर दिया गया। आप देखेंगे, ध्यान देंगे, पारित किया गया, लागू नहीं किया गया, केवल पारित कर दिया गया। अब जब यह पारित कर दिया गया, उस समय जब पारित किया गया यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, उस समय संविधान में भाग कै गो था? 22 भाग। अनुच्छेद कै था? अनुच्छेद की चर्चा करेंगे तो 395 अनुच्छेद। लेकिन अगर अनुसूची की चर्चा करेंगे, अनुसूची की चर्चा करेंगे तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी उस समय।
और जिस समय यह पारित किया गया था तो कुल 15, उस समय मात्र 15 अनुच्छेद को 15 अनुच्छेद को ही पारित किया गया था। 15 अनुच्छेद को ही पारित किया गया। वह 15वां अनुच्छेद कौन कौन सा था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। जो 15वां अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 7 क्लियर। इसके अलावा 324, 366, 366, इसके अलावा 367, 367, इसके अलावा 389, 389, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेद, यह कुल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। लेकिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को लागू किया गया। अब अगर पूछेगा लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया पूरे देश में संविधान को। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम के बारे में जानेंगे कि प्रथम गति नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम कहा जाता है। देखेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से बल का परिभाषा निकलता है। बल की परिभाषा, क्लियर, बल की परिभाषा निकलती है। इसमें देखेंगे कहता है न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि कोई भी वस्तु या तो गतिशील अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है, वह अपनी अवस्था को जब तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दिया गया हो। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा न्यूटन के गति के 3 नियम को दिया गया था, जिसे न्यूटन के गति के नाम से जाना जाता है। और तीनों नियम की चर्चा फर्स्ट गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम के रूप में जाना जाता है। तो पहले गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे गति नियम से अगर कहेंगे, दूसरे सेकेंड लॉ से कहेंगे तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। लेकिन अगर थर्ड नियम से कहेंगे, थर्ड लॉ से कहेंगे तो प्राप्त होता है एक्शन रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर? एक्शन और रिएक्शन की प्रतिक्रिया मिलती है। क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया का उदाहरण मिलता है। न्यूटन ने अपने गति के संबंध नियम जो दिया था, उन्होंने एक पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था, जो सन 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्लियर है? बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो सबसे पहले देखेंगे अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में। अब अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? शिलालेख की कुल संख्या कितनी है भाई? तो कुल संख्या 14 गो है। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या 14 गो शिलालेख अशोक के द्वारा लिखा गया है। देखेंगे भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने किया? अशोक के द्वारा। अभिलेख यानी खुद के बारे में कुछ लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत जो किया
वह भारत में अशोक के द्वारा ही किया गया था। और अशोक के अभिलेख जो है वह 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वह शिलालेख, शिलालेख, पहला शिलालेख। दूसरा क्या है? स्तंभ लेख। दूसरा क्या है? स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। और तीसरा जो है वो गुफा लेख है। तीसरा गुफा लेख के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब देखेंगे शिलालेख जो है इसकी खोज पाद्रेती फैंथेलर ने, खोज किसके द्वारा? खोज किसके द्वारा? 1750 ईस्वी में पाद्रेती फैंथेलर, पाद्रेती फैंथेलर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। लेकिन इसको पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो मिली, पढ़ने में सफलता जो मिली वह सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले सफलता पढ़ने में इनको मिली। कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है भाई? तो 14 शिलालेख है। स्तंभ लेख कैगो है? तो इसकी संख्या 7 संख्या स्तंभ शिलालेखों की है। और यह टोटल सातों के सातों किस लिपि में है? तो कहेंगे ब्राह्मी लिपि में सातों अभिलेख को लिखा गया, स्तंभ लेख को लिखा गया। सबसे छोटा स्तंभ लेख की बात करता है, स्तंभ लेख में सबसे छोटा स्तंभ लेख की बात करता है तो रूमी देई स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है। जबकि गुफा लेख जो है, तीसरा लेख गुफा लेख के रूप में शामिल है। तो आपको आपका आंसर 13वीं शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। इसी में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था अशोक के द्वारा। आगे है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा जो है वह लियोनार्दो दा विंची नामक विद्वान के द्वारा मोनालिसा का चित्रांकन किया गया है। इसके अलावा लियोनार्दो दा विंची के द्वारा ही द लास्ट सपर यह भी लियोनार्दो दा विंची के द्वारा ही चित्रांकित किया गया है। इटली के महान चित्रकार थे लियोनार्दो दा विंची, जिन्हें बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। आगे है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस पर्वत पर स्थित है? सबसे पहले लिख लेंगे मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। यह निक्स ओलंपिया जो है वह माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। लगभग इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे हम, लगभग निक्स ओलंपिया के ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 25 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर इसकी टोटल ऊंचाई है निक्स ओलंपिया की। अगर इसकी लंबाई की हम बात कर लेंगे कि मंगल ग्रह पर इसकी लंबाई कितनी है तो 533 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है निक्स ओलंपिया की। केवल लिंक्स ओलंपिया जो है वह मंगल की नहीं पूरे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी के रूप में यही निक्स ओलंपिया है। और इसके अलावा याद रखेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण से यह लाल दिखाई देता है। अतः इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के बराबर ग्रह के नाम से भी मंगल ग्रह को जाना जाता है। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी की भी बात किया जाए, सबसे बड़ा
ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी बात किया जाए तो ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी है जो कहां स्थित है? मंगल ग्रह पर भी स्थित है, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्लियर है? अब इसका मंगल ग्रह पर थोड़ा सा याद रख लेंगे। मंगल ग्रह का दो उपग्रह है, दो उपग्रह है। कौन है? फेबोस, और दूसरा कौन है? डीमोस। मात्र दो ही उपग्रह है, फिबोस और डीमोस। फेबोस को भय के लिए जाना जाता है और डीमोस को आतंक के लिए जाना जाता है। क्लियर? आगे है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। कहा किया गया था? मुंबई में किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह आर्य समाज था क्या? तो हिंदू सुधार आंदोलन के तहत एक प्रकार के संगठन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्लियर? अब यह आर्य समाज की स्थापना जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, वह किनकी प्रेरणा से? कभी सवाल पूछ देता है कि किनकी प्रेरणा से इसकी शुरुआत हुई, तो हम याद रखेंगे प्रेरणा। किनकी प्रेरणा से इसकी शुरुआत हुआ? तो याद रखेंगे बिरजानंद की प्रेरणा से। स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखेंगे तो बचपन का इनका नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 1876 ईस्वी में सबसे पहले, याद रखेंगे 1876 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जिसको बाद में जाके राजा राम मोहन राय ने आगे बढ़ाया था। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो एक वर्ष की एक वर्ष से कम आयु के शिशु को इसमें शामिल किया जाता है। शिशु मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है भाई? तो शिशुओं के मृत्यु की संख्या निकाला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो फार्मूला इसका निकालने का जानेंगे कि शिशुओं की मृत्यु की संख्या शिशुओं के मृत्यु की संख्या बट्टा जीवित जन्म लेने वाले शिशु की संख्या। जन्म लेने वाले शिशु की संख्या गुने 1000 को रखा जाता है। गुने
1000 को गुना कर दिया जाता है। शिशुओं के मृत्यु की संख्या बटे जीवित जन्म लेने वाले शिशु की संख्या गुना 1000 बराबर निकाला जाता है शिशु मृत्यु दर। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो बाजार के निरीक्षक को कहा जाता था शहना-ए मंडी। शहना-ए मंडी, शहना-ए मंडी कहा जाता था। यहां पर यह शहना-ए मंडी में ना खाद्य वस्तु जो होते थे वह बिकने हेतु बाजार में लाया जाता था शहना-ए मंडी में ही। और इस शहना-ए मंडी का जो निरीक्षक होता था उसे ही बाजार के अंदर जो निरीक्षक किया जाता था, बाजार के भीतर जो निरीक्षक किया जाता था उसे बरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। उसका नाम रखा गया था बरीद। और यह व्यवस्था जो थी वह किसके शासनकाल में? तो सल्तनत काल के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह व्यवस्था शुरू किया गया था। तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का जो निरीक्षक करता था उसे क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। और उस बाजार को शहना-ए मंडी नाम दिया गया था। उस शहना-ए मंडी में खाद्य पदार्थ जो होते थे वह बिक्री हेतु लाया जाता था। क्लियर? यह अलाउद्दीन खिलजी जो था वह दैविक अधिकार के सिद्धांत को लागू करने वाला पहला शासक था सल्तनत काल का। और इस अलाउद्दीन खिलजी को अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से या सिकंदर-ए-सानी के नाम से भी विभूषित किया गया है। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की चित्रकला शैली है? मिथिला पेंटिंग हमारा अपना बिहार का, मिथिला पेंटिंग जो है वह बिहार की, मिथिला पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। मिथिला पेंटिंग जो है वह बिहार की पेंटिंग के तहत रखा गया है। और यह कहां कहां किस किस जिला में इसका पेंटिंग किया जाता है? तो याद रख, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर और पड़ोसी देश नेपाल में भी इस पेंटिंग का प्रचलन किया गया है। अब इसी मिथिला पेंटिंग को मधुबनी के क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। यह मधुबनी पेंटिंग जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक भित्ति पेंटिंग होता है, भित्ति मतलब दीवारों पर पेंटिंग किया जाता है। एक जो होता है वह भित्ति यानी दीवारों पर पेंटिंग किया जाता है। और दूसरा आरीपन, कभी कभी पूछ देता है, दूसरा जो होता है आरीपन पेंटिंग या इसी को अल्पना चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग को दो प्रकार का होता है, भित्ति चित्रकारी और आरीपन या अल्पना चित्रकारी के नाम से इसे जाना जाता है। मिथिला पेंटिंग को ही मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज ये 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन धारा प्रवाह जो था आप लोग का वो समाप्त होता है। हम हर दिन इसी तरह का एक से एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे जो आपके खास करके बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। आने वाला एग्जाम भी है, बीएसएससी का एग्जाम भी है, बिहार दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला है, बिहार पुलिस का भी आने वाला है और बीपीएससी का भी 20 और 22 सितंबर को एग्जाम भी होने वाला है। तो उसको लेके काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए तथा अपने तैयारी को अपने चरमोत्कर्ष पर बना के रखिए। चलिए सेवा को देते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।